स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। ये इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना, अगर हम इसके चैप्टर के नाम से इसे देखिए कि इसका चैप्टर का नाम जो है, पहले हमें चैप्टर का नाम समझना होता है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना, पंच मतलब क्या होता है? पंच मतलब 5, वर्षीय मतलब साल वर्ष, तो 5 सालों के लिए योजना। इससे हमें ये समझ में आ रहा है। तो अब हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताती हूँ कि जो पंचवर्षीय योजना होती है वह 5 वर्ष के लिए प्लानिंग की जाती है, योजना तैयार की जाती है, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, आर्थिक नियोजन। नियोजन का दूसरा अगर पर्यायवाची बोले हम या फिर इसका अर्थ देखें तो नियोजन का मतलब होता है योजना या फिर प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन या फिर आर्थिक इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखिए, आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक केंद्रीय अधिकारी देश की आवश्यकता और साधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित समय में आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इससे हमें यहाँ पर यह समझ में आया है कि जो एक केंद्रीय अधिकारी होता है वह देश के जो संसाधन होते हैं और देश की जो आवश्यकता है, देश के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उनको क्या आवश्यकता है और देश में जितने साधन हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए योजना तैयार की जाती है। आर्थिक समृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए योजना तैयार की जाती है। तो देखिए केंद्रीय अधिकारी क्या करता है, देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और साधनों को ध्यान में रखते हुए जो इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं। पर यहाँ पर आवश्यकता की बात कही गई है, इच्छा की बात नहीं कही गई है। अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है और मकान मिल रहा है और शिक्षा का स्तर अच्छा है और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, इस तरीके की जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, अगर हर नागरिक की पूरी हो रही है तो वो देश क्या है, वो देश एक विकसित देश कहला सकता है, वो देश एक विकसित देश हो सकता है। तो जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर इच्छाओं की बात नहीं है, जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जो साधन है देश के पास जितने संसाधन हैं जिनके द्वारा वो वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, योजना तैयार की जाती है। किसके लिए? आर्थिक समृद्धि के लिए और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है, योजना तैयार की जाती है। तो इसको ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। अब देखिए, अब बात आती है कि हमारे देश ने कौन सी व्यवस्था अपनाई। हमारे देश के सामने, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमारे देश के सामने 3 जो व्यवस्थाएं थी या फिर 3 मॉडल कहे जा सकते हैं वो प्रस्तुत थे। पहला है पूंजीवादी मॉडल, दूसरा समाजवादी मॉडल और इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई भारत ने अपनाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था समझनी होगी, फिर हम जाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, आर्थिक निर्णय कौन से हैं? आर्थिक निर्णय है क्या, कैसे और किसके लिए। उत्पादन किया जाए। जो आर्थिक निर्णय हैं वो लिए जाते हैं क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, वस्तु और सेवाओं का। मतलब कि अगर एक को देखें हम, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, मतलब कि कौन सी तकनीक के द्वारा उत्पादन किया जाए, और तीसरा किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर उत्पादन कर लिया गया है तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए, कौन से वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए, मध्यम वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के लिए या फिर निम्न वर्ग के लिए।
अमीर के लिए, गरीब के लिए। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए यह भी देखा जाता है, महिलाओं के लिए किया जाए या बच्चों के लिए किया जाए। तो उत्पादन की जो वस्तुएं होती हैं उनके हिसाब से तय होता है ये। तो ये जो तीनों बातें हैं इनको हम आर्थिक निर्णय कहते हैं। तो जो आर्थिक निर्णय है पूंजीवादी व्यवस्था में, जो ये आर्थिक निर्णय है वो लेती है बाजारी शक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कौन लेती है निर्णय? बाजारी शक्ति। बाजारी जो शक्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? ये निर्णय लेती हैं। परंतु जो समाजवादी व्यवस्था होती है, समाजवाद से ये आप देखिए और पूंजी से देखिए। पूंजी क्या है? पूंजी जो धन होता है उसको कमाना। तो समाजवाद देखिए समाज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण से आप याद रखिएगा कि जो समाजवाद है उसमें सामाजिक कल्याण होता है। पूंजीवाद में अधिक से अधिक पूंजी कमाने का लालच होता है। समाजवाद जो है उसमें जो ये आर्थिक निर्णय है ये कौन लेता है? ये है केंद्रीय अधिकारी लेता है। अधिकारी आर्थिक निर्णय लेता है। अब देखिए जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो ये निर्णय लिया गया है ये तो बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है कि जो बाजार की शक्तियां हैं या फिर जो मांग और पूर्ति के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। इसका मतलब क्या? पूरी तरीके से निजीकरण होता है, इस पे सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और इसमें जो निजी उद्यमी होते हैं वही क्या करते हैं? वही इनका स्वामित्व होते हैं। इसका स्वामित्व कौन होता है? निजी उद्यमी। मतलब कि इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। और इसमें समाजवाद में जो स्वामित्व है किसके पास होता है? वो सरकार के पास होता है। और जो इसमें आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पूंजी कमाने के लिए लिए जाते हैं। जहां से भी उन्हें अधिक लाभ दिखेगा वहीं क्या करेंगे? उसी वस्तु का वो उत्पादन करेंगे, उसी वर्ग के लिए उत्पादन करेंगे। इन्हें सामाजिक कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो आर्थिक निर्णय है लाभ के उद्देश्य से लिए जाते हैं और इसमें जो आर्थिक निर्णय है वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिए जाते हैं। तो आप इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आप देख के समझ गए होंगे इनके अंतर से कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, समाजवाद में जो अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण के लिए। अब हमारे सामने सवाल था 1947 के बाद कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएं या फिर समाजवादी व्यवस्था को। पूंजीवादी अगर हम अपनाते तो क्या होता? सब कुछ निजी हाथों में चला जाता, सब कुछ प्राइवेट हो जाता, सब कुछ निजी हाथों में चला जाता और सामाजिक कल्याण नहीं हो पाता। परंतु ये चीज तो संभव नहीं थी क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि भारत की स्थिति कैसी हो गई थी। हमारे जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो इतनी ज्यादा बड़ी हुई थी, तो अब और उसको बढ़ाने का काम हम नहीं कर सकते थे, तो इसको इग्नोर किया गया। अब देखिए समाजवाद को क्यों नहीं अपनाया गया? समाजवाद में केवल सामाजिक कल्याण भी हो रहा था और सरकार के हाथ में पावर भी रहती, सामाजिक कल्याण क्यों नहीं अपनाया? समाजवाद क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि उसका एक यह अवगुण था कि जो सरकार है जिन वस्तुओं का वह उत्पादन करेगी, मतलब कि सरकार के पास पावर है, वह किस वस्तु का उत्पादन करना चाहेगी उसी का उत्पादन होगा। अगर लोगों की मांग है कि उन्हें कोई और वस्तु चाहिए या फिर अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो वो उन्हें प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हम पूरी तरीके से सरकार के पास भी स्वामित्व नहीं दे सकते थे। इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती और इससे क्या होता, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो दबके रह जाती। तो समाजवाद को भी नहीं अपनाया गया। अब करते हैं बात मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित, आप नाम से ही देखिए मिश्रित मतलब मिक्स, मिला हुआ रूप। तो पूंजीवाद और समाजवाद का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाया। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या चीजें थी। तो इन दोनों का मिला हुआ रूप क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो देखिए पहला देखते हैं आर्थिक निर्णय। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय वो कैसे लिए जाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय है क्या, कैसे और किसके लिए जो उत्पादन किया जाए वो बाजारी शक्तियों प्लस में केंद्रीय अधिकारी दोनों लेते हैं। कैसे लेते हैं? जो ये आर्थिक निर्णय होते हैं उनको
आर्थिक निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है वो बाजारी शक्तियों को दे दी जाती है इसमें, परंतु उस पर जो सरकार है वह भी क्या करती है, नियंत्रण रखती है। अगर सरकार को सामाजिक कल्याण के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना है तो इसका निर्णय सरकार लेगी, और बाकी चीजों के लिए बाजारी शक्तियों के पास इसकी स्वतंत्रता दी जाती है। परंतु अगर कहीं पर भी सरकार को सामाजिक कल्याण करना है तो उसके लिए सरकार आगे आएगी इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है, निजी प्लस में सरकारी, दोनों के पास होता है इसमें। अब देखिए इसमें जो इसका उद्देश्य है, पूंजीवाद में तो आर्थिक निर्णय क्यों लिए जाते थे, लाभ का उद्देश्य था। समाजवाद में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, लोगों की जो मांग है उसको पूरा करना, अधिक से अधिक जो लोगों की जो मांग होती है, मांग और पूर्ति को पूरा करना बाजारी शक्तियों के द्वारा। तो इससे क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। प्लस में इसमें क्या होगा, जो कल्याण है, सामाजिक कल्याण भी प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा था जो सरकार है वो सामाजिक कल्याण के लिए क्या करती है, आगे आती है और सामाजिक कल्याण के लिए वस्तुओं का निर्माण करती है। तो जो सामाजिक कल्याण है वो भी प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो हम देखते हैं जो राशन होता है तो वो क्या है, वो सरकार के द्वारा उत्पादित होता है। सरकार क्या करती है, बांटती है उसे, जिससे सामाजिक कल्याण हो सके। और अगर कोई व्यक्ति जो राशन लेने की श्रेणी में नहीं आता है तो वो क्या करता है, वो मार्केट से सामान ले सकता है। उसे सरकार जबरदस्ती नहीं कहेगी तुम मेरा जो मैंने उत्पादन किया तुम वो लो। तो ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। अब देखिए भारत में नियोजन को हम प्लानिंग भी कहते हैं या फिर पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। अगर आपसे उद्देश्य पूछे जाते हैं नियोजन या फिर पंचवर्षीय योजना के, तो दोनों के यही हैं। या फिर आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए कि दीर्घकालीन उद्देश्य बताइए भारत में नियोजन के, अगर दीर्घकालीन उद्देश्य यहाँ पर जोड़ दिया जाता है दीर्घकालीन वर्ड, तो भी उसके उद्देश्य वही रहेंगे। क्योंकि जो नियोजन है वो किसके लिए किया जाता है, एक लंबे समय, एक कुछ फिक्स टाइम में किया जाता है। नियोजन को प्राप्त, जो प्लानिंग की गई है उसे प्राप्त करना एक फिक्स टाइम में होता है। उसी चीज को हमारे देश में पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। तो इनके उद्देश्य क्या हैं, तो पहला देखिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी। तो जीडीपी में वृद्धि, अगर हम जीडीपी की बात करें कि जीडीपी किसे कहते हैं, तो जीडीपी का अगर अर्थ देखें हम या फिर इसकी परिभाषा देखें तो जीडीपी का मतलब होता है एक लंबे समय में अधिक से अधिक उत्पादन करना, वस्तु और सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन करना जीडीपी कहलाता है, जिससे कि आर्थिक समृद्धि होती है। मतलब कि एक समय, एक फिक्स टाइम में क्या करना है, अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना ही जीडीपी कहलाएगा। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है, हमारा जो पंचवर्षीय योजना थी उसका एक उद्देश्य था कि हम क्या करें, जो जीडीपी उसमें वृद्धि करें। क्यों करें, क्योंकि अगर जीडीपी में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक जो समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है, अधिक से अधिक वस्तु सेवाओं का उत्पादन करना। अगर जीडीपी होती है उसमें वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होती है, आपको इन दो बातों पर ध्यान देना। प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी मतलब होता है हर व्यक्ति के पास जो वस्तु सेवाएं हैं उनका अधिक से अधिक पहुंच हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो, जिससे कि जो व्यक्ति है उनके पास उन्हें अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं की क्या हो, उपलब्धि हो, उनके पास पहुंच सके। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति के पास जो वस्तु और सेवाएं उसकी इच्छा अनुसार आ रही हैं, पहुंच रही है, उपलब्ध प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा देश जो है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में क्या है, सक्षम है। जिससे क्या होगा, जिससे कि जो रोजगार है उसमें भी वृद्धि होगी एक तो। दूसरा जो आर्थिक समृद्धि कैसे होती है, जब उद्योग खुलते हैं तो उद्योगों में भी वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि होगी। अगर जीडीपी में वृद्धि होती है तो इससे आर्थिक विकास होता है, आर्थिक समृद्धि होती है। तो पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने का।
अब देखिए अगला, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण रोजगार। पंचवर्षीय योजना की बात करें या फिर नियोजन की बात करें तो इन दोनों का उद्देश्य एक ही था, एक यही था कि जो पूर्ण रोजगार है हमारे देश में ऐसा कोई भी ना हो जिसके पास रोजगार ना हो, कोई बेरोजगार ना हो। अगर हम बात करते हैं कि किन व्यक्तियों को माना जाए कि वो काम करने के लायक है और किन्हें माना जाए कि वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो जो अपना काम करना चाहते हैं, उसमें पूरी योग्यता है, उस व्यक्ति के अंदर पूरा सक्षम है वह काम करने में और काम करने के लिए इच्छुक भी है। वो व्यक्ति आता है जो बेरोजगार है, और एक वो व्यक्ति आता है जो सक्षम तो है, उसमें योग्यता भी है, परंतु वो इच्छुक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जो सरकार है वो क्या कहती है, हम उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानते हैं जो काम करने के लायक हैं और साथ साथ में इच्छुक भी हैं, वो तो बेरोजगार हैं। और जो इच्छुक नहीं हैं, सरकार उन्हें काम दे रही है और उन्हें वो काम पसंद नहीं है और वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो व्यक्ति काम करने के लायक है, काम करने की योग्यता है और काम करने के लिए इच्छुक है, अगर उन्हें रोजगार प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे एक वर्ग को ही मुनाफा नहीं होगा, एक वर्ग को ही लाभ नहीं होगा पंचवर्षीय योजना का, संपूर्ण जो भारतवासी हैं उन्हें लाभ होगा। जो पूरे भारत के जो नागरिक हैं उनकी सहभागिता हो पाएगी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इससे क्या होगा, जो अमीर गरीब की खाई है वो भी कम होगी और पूर्ण रोजगार भी प्राप्त होगा। तो ये भी एक उद्देश्य था। आप समझ गए होंगे कि कौन रोजगार होता है और कौन बेरोजगार की श्रेणी में आता है, कौन नहीं आता है और किन्हें सरकार रोजगार देगी। अब देखिए न्याय उचित वितरण। न्याय उचित मतलब न्याय मतलब समानता विकसित करने के लिए जो न्याय होता है। उचित वितरण, ऐसा वितरण हो जिससे कि जो समानता है वो स्थापित हो। अगर हमारे देश में आर्थिक समृद्धि हो गई है, आर्थिक समृद्धि पूर्ण है, परंतु हमारे देश में जो न्याय उचित वितरण नहीं होता है, मतलब कि समानता से वितरण नहीं होता है, तो क्या होगा, इससे तो असमानता फैलेगी। जो अमीर गरीब की खाई थी वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे हम विकसित होकर भी अविकसित रहेंगे, क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा जो वर्ग होगा वो क्या होगा, अविकसित की श्रेणी में आएगा। तो इससे क्या होगा, गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता है वो बढ़ जाएगी। तो इससे एक वर्ग अलग से बन जाएगा जिसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। तो हमारे जो देश की सरकार थी उन्होंने यह फैसला लिया कि जो पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान क्या किया जाए, जो वितरण है वो कैसा हो, वो न्याय उचित हो। जो समृद्धि का जो समृद्धि हो रही है हमारे देश में इन योजनाओं के द्वारा, उसका लाभ एक बड़ा वर्ग उठाए देश का, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। जिससे क्या होगा, जिससे आय का जो बंटवारा है वो भी कैसा होगा, वो भी सही होगा, न्याय उचित होगा, उसमें समानता कायम होगी। इससे हमारे देश का सामाजिक कल्याण भी होगा और समानता स्थापित भी होगी। मतलब कि हमारे देश की सरकार चाहती थी कि हम विकास करें, पर उस विकास की भागदौड़ में जो हमारा जो निम्न वर्ग है वो पीसा ना जाए। उन दोनों में अमीर और गरीब की जो खाई है वो चौड़ी ना हो उस विकास के दौरान, बल्कि जो अमीर गरीब की जो इतनी बड़ी अमीर गरीब के बीच में जो इतना बड़ा अंतर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए और सब में समानता स्थापित हो, सामाजिक कल्याण हो। अब अगला देखिए आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जो है, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जो समय है वो आधुनिकीकरण है। इसमें क्या है, अगर हमें वस्तु और सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन करना है तो उसके दो ही रास्ते होते हैं। एक तो होता है अपने जो संसाधन हैं उनके स्टॉक में क्या करें, वृद्धि कर दें, या फिर दूसरा अगर इसका देखें तो जो तकनीक है या फिर नई तकनीक कहा जा सकता है, नई तकनीक के द्वारा उत्पादन किया जाए।
तो हमारे देश में जो संसाधन है वो एक सीमित मात्रा में ही है, तो उनमें तो वृद्धि हम नहीं कर सकते। परंतु आज का जो युग है, आज जो ये समय चल रहा है, ये कौन सा युग कहलाता है? वैज्ञानिक युग कहलाता है। इसमें नए नए आविष्कार होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो उत्पादन का स्तर है उसमें वृद्धि कर सकते हैं नई नई तकनीकों के द्वारा। और ऐसा हुआ भी है भारत में। हमने देखा HIV जो बीज होते हैं उनके द्वारा क्या हुआ है, उनके द्वारा हरित क्रांति आप सबने सुना होगा। हरित क्रांति के द्वारा क्या हुआ था, जो फसल की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई थी। और ये HIV बीजों के द्वारा ही हरित क्रांति आ पाई थी। अगर इसे डिटेल में देखना है तो चैप्टर 3 में आप समझेंगे इसे कि HIV बीज क्या होते हैं, हरित क्रांति क्या होती है। तो इसका एक उदाहरण हो गया जो आपको इसके अंदर लिखना है। अगला देखिए, आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भरता मतलब क्या होता है? आत्म मतलब स्वयं, निर्भर मतलब निर्भर होना, स्वयं पर निर्भर होना, किसी और पर नहीं होना। हमारे देश ने फैसला लिया कि जो आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। किन मामलों में? ज्यादातर खाद्यान्न के मामले में जो देश है उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्थिति आ जाए और बाहर से खाद्यान्न लाने के लिए कुछ शर्तें रख दी जाएं कि तुम ये शर्तें क्या करो, इनका पालन करो या फिर दोबारा से हम गुलाम ना बन जाएं। तो ये कब नहीं होगा? जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों हासिल करने के लिए आवश्यकता थी? क्योंकि खाद्यान्न जो है वो हमारी एक आवश्यक शर्त होती है। बिना खाने के हम नहीं जी सकते हैं। अगर हमें खाने के लिए किसी और पर निर्भर होना पड़े तो कई बार ऐसा हो सकता है जो विश्व में जो देश हैं जिनसे हम खाद्यान्न मंगवा रहे हैं वो हमारे सामने कुछ शर्तें रख दे और जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खाना चाहिए इसलिए। तो सबसे पहली बात यह थी कि पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें आत्मनिर्भरता खाद्यान्न के मामले में तय की गई और उसे एक हद तक प्राप्त भी किया गया। तो ये जो था ये थी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य या फिर नियोजन के उद्देश्य आपने देखे। वीडियो यहाँ पर पॉज करनी होगी। अगर आपको अभी तक समझ में आई हो, समझ में अच्छे से, तो आप लाइक कीजिएगा। अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।